नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी के साथ। और आज चर्चा का जो प्रमुख विषय हमारा रहने वाला है वो राहुल गांधी की कल की जो यात्रा है उस पर आज हम बात करेंगे। वैसे राहुल गांधी की किसी भी यात्रा से कहीं फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाली थी और उन्हें इस बात का थोड़ा सा ये घमंड हो गया है कि जो 99 सीटें इस बार आ गई हैं कांग्रेस की, कहीं उनकी भारत जोड़ो यात्रा से तो नहीं आ गई। जबकि सब लोग जानते हैं कि संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई थी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था और खासतौर से 3-4 स्टेट में ये सारा घटनाक्रम हुआ था। लेकिन अब राहुल गांधी का पूरा फोकस मैं देख रहा हूं कि बिहार को लेकर हो गया है। और पिछले 4-5 साल में जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें मैंने कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी किसी स्टेट को लेकर इतना सीरियस हुए कि साहब मुझे इस पर इतना ध्यान देना है, वहां की पॉलिसी को लेकर, इवन वहां के जिला अध्यक्ष तो तक को लेकर राहुल गांधी बड़े कंसर्न नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने अपने कार्यक्रम में कहा, जो पटना में हुआ संविधान सम्मेलन क्या था वो कराते हैं जो, उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए हमने कितना शिफ्ट किया है अपनी रणनीति को, कि पहले जो है अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, 2/3 जो हमारे संगठन के लोग थे, अब हमने उल्टा कर दिया है, ओबीसी ईबीसी और दलितों को इसमें ऊपर लेकर आए। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन वास्तव में बिहार क्या उस तरह की राजनीति की तरफ लौटता हुआ एक बार फिर से नजर नहीं आ रहा है जो कभी वहां 70 के दशक में हुई, जब अपर कास्ट के लोगों ने अपने नाम के सामने जाति सूचक जो अपने सरनेम थे वो लगाने बंद कर दिए थे। वहां पर कुमार और रंजन नाम के नामों की भरमार तमाम हो गई थी। मैं आज भी कई अपने मित्रों को जानता हूं, कोई कायस्थ है, कोई ब्राह्मण है, नाम के सामने लगाया हुआ है कुमार या रंजन, पता ही नहीं लगता उससे। एक हमारे यहाँ पुलिस अधिकारी आए थे, वो बिहार कैडर के ही थे, अपने नाम के सामने सेंगर लगाया हुआ था। तो अपने नाम को बदलने की प्रवृत्ति और हमारे नाम से हमारी जाति का ना पता लगे, खासतौर से अपर कास्ट में एक भय का माहौल 70s के दौर में हुआ करता था। और अब मैं देख रहा हूं कि उसकी वापसी होती हुई नजर आ रही है, खासतौर से जब राहुल गांधी डायरेक्ट एक हिट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें अपर कास्ट से कोई मतलब ही नहीं है। और मेरा तो ये भी मानना है कि ये निहायती एक शर्मिंदगी की बात है अपर कास्ट के लोगों के लिए, अगर उनमें से एक भी वोट कोई कांग्रेस या उसके गठबंधन को देता है तो उन्हें डूब मरना चाहिए लिटरली। लेकिन हम बिहार के माहौल के हिसाब से इस पर बात करेंगे, प्रशांत किशोर पे भी चर्चा करेंगे, उनका एक इंटरव्यू छपा है अभी हाल ही में, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभिषेक जी, जो मैंने भी बातें कही अपर कास्ट को लेकर और खासतौर से राहुल गांधी की कल की जो स्पीच थी उसके बारे में आपने किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया, जरा बताइए। जी। हर्ष सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। कल हमारे जो संवाददाता थे आशुतोष जी, वो बेगूसराय में ही थे और तकरीबन 800 लोगों की मैक्सिमम भीड़ होगी, जिसको अलग अलग एंगल से जूम करके भीड़ बताने का प्रयास किया गया था। उनमें 200 कन्हैया मीडिया कुमार, वाले थे, 200 मीडिया वाले थे आ, उनमें कम से कम। उस उसमें से 200, आपको बिहार में तो पता है हर कितना ज्यादा यूट्यूबर आ गया है, एक मोबाइल और एक बोया का माइक लेकर के। वो यूट्यूब, बिहार क्या, पूरे बिहार पूर्वांचल सभी यूपी में जगह भी है आपको ये उसकी। दिखता है। हाँ, तो 200 वो थे, तो कुल मिलाकर के यही 800 लोगों की भीड़ थी। अलग अलग एंगल से उसको छापी गई कि बहुत भीड़ है। एक्चुअली में आधे अधूरे मन से कांग्रेस के ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ये लौट लिए राहुल गांधी। लेकिन जो बातें कही, उन बातों पर बिहार की राजनीति प्रभावित होती है और कई दृष्टिकोण से होती है। देखिए, सिर्फ उनका नाम ये नहीं है कि टाइटल नहीं लगाते हैं, उनके साथ जिनके न्योता पर ये गए हुए थे उनका भी नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार से पता नहीं चलता कि कन्हैया कुमार की जाति भूमिहार है। कुछ लोग तो दलित कमाल की बात सोचते है। हैं उसे। कुछ सोचते हैं कि दलित हाँ, चाहिए। अब दलित है, सवर्ण है, वो तो सब सामने है, सबको पता है कि भूमिहार है तो सवर्ण है। अब हम्म। कमाल है कि एक सवर्ण के इनविटेशन पर बेगूसराय में, बेगूसराय से उनका मुंह छूटा नहीं है कन्हैया कुमार का, बेगूसराय में ही आते हैं और बिहार चुनाव का बिगुल फूंकते हैं, और वहीं पर सवर्णों को लिटरली गाली दी जाती है कि आप इनके अलावे इस देश की पूरी आबादी सेकंड क्लास है, उसमें मुस्लिम ईसाई सब लोगों को जोड़ दिया जाता है। यानी हिंदुओं के डिवीजन का जो सुनियोजित प्रयास है वो जारी है राहुल गांधी का। आपने कहा कि भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा का प्रभाव नहीं पड़ा था, ये बात ठीक है, भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा का प्रभाव नहीं पड़ा था, पर कास्ट के इस प्रकार की चीजों को भड़काने का एक प्रभाव तो पड़ता ही है। सोशल मीडिया
एआई का यूज करके, क्योंकि नॉर्मल आदमी ये नहीं समझ पाता जो फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहा है कि वो उसके कास्ट को कोई जानबूझ करके उसको प्रोवोक करने के लिए गाली दे रहा है। और 70 80 90 के दशक में बिहार में इन 30 सालों में सिविल वॉर देखा। मैं जातीय नरसंहार नहीं कहता, ये बात ठीक है कि एक ही सिविलाइजेशन के लोग आपस में लड़ रहे थे, तो वो कहना गलत होगा, लेकिन इसका इंपैक्ट ये हुआ कि लोगों ने टाइटल लगाना छोड़ दिया, मास रूप से पलायन हुआ, और ये कह रहे हैं कि हम पलायन को रोकने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने संविधान पर भी ज्ञान दिया, वो तो आप लोगों के सामने है। इसका इंपैक्ट देखिए, 2 3 चीजें हैं। कल अखिलेश सिंह के समर्थक और राजेश कुमार के समर्थक, राजेश कुमार मैं दर्शकों को बता दूं, इस वक्त वर्तमान कांग्रेस, ये जो बिहार का वर्तमान स्थिति है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राजेश कुमार हैं, ठीक है। पहले अखिलेश सिंह और हुआ अखिल करते थे। अब और पहले अखिलेश सिंह, दोनों के बीच में जो है ना, लिटरली चोर है चोर है, धक्का मुक्की लातम जूता वो सब हुआ, जिसको ये लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। वो तो जो वो एक वीडियो डेमोक्रेसी क्या वायरल हुआ? होता है, क्या वो वीडियो उसी का ही है? वो एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जी 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 जी, उसी का है, उसी का है। तो दोनों समर्थकों के बीच में खूब हुआ। अब अखिलेश सिंह मैं बता दूं सर, ये बहुत अधिक करीबी माने जाते थे राजद के, इतने करीबी कि इन्होंने 2 वीक पहले एक स्टेटमेंट दे दिया था कि कांग्रेस का राजद के बिना वजूद ही नहीं है। अब ये स्टेटमेंट कितना करेक्ट था ये हम सब जानते हैं, राहुल गांधी को छोड़ करके, कन्हैया कुमार को छोड़ करके, और पप्पू यादव को छोड़ के। कल एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसके बारे में आपके दर्शकों को बताऊं। जब अखिलेश सॉरी राजेश कुमार जी के नीचे के जितने कार्यकर्ता थे या उनके जो समर्थक थे, उनसे पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने कहा तेजस्वी यादव तो नहीं है। हम्म। मार्क कीजिएगा इस बात को, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो नहीं है। यानी राजेश कुमार जी के नीचे के जितने कार्यकर्ता हैं जो उनके समर्थक हैं, वो खुल के कह रहे हैं कि भैया तेजस्वी यादव नहीं है। अब वो राजेश कुमार है, कन्हैया कुमार है, पप्पू यादव है, या कांग्रेस नेतृत्व से ABCD जो है वो है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व करेगी इस गठबंधन का। वो अभी ये नहीं कह रहे कि गठबंधन ब्रेक हो, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब कांग्रेस नेतृत्व करेगी गठबंधन का। कैसे करेगी? इसका मतलब, अब ये बात तो, अब चूंकि देखिए, वहां पर मैं तो देखिए, मौजूद। नेतृत्व तो वो करता है ना जिसके पास नंबर हो। राहुल गांधी कैसे? पिछली बार जब गठबंधन एग्जैक्टली। था तो उसमें नीतीश कुमार थे, तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार का दावा बनता था, और डिप्टी सीएम ये थे। अब अगर नीतीश कुमार को अलग हटा दें तो जी। तेजस्वी का ऑब्वियसली दावा बनता है चीफ मिनिस्टर बनने का। हम्म। देखिए, बात ये नहीं है कि नंबर है या नहीं, बात ये है कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स टैक्टिक्स हो रही है कि भाई लास्ट टाइम हम 70 पे लड़े थे, अगर आपको ये करना है तो आपको मेरी बात तो सुननी होगी, अगर आप नहीं सुनोगे तो हम बदमाशी करेंगे, हम इस प्रकार की चीजें करेंगे। और आप ये देखिए कि राजेश कुमार जिस कम्युनिटी से हैं उसका वोट बड़ा स्प्लिट है सर। अगर आप गोपालगंज में जाएंगे तो वो पूरा वोट कौन सी उधर एनडीए को कौन मिला सी था। कम्युनिटी से हैं राजेश? वो उसी से हैं जिससे मायावती जी। अच्छा। और अगर आप कैमूर में जाएंगे, रोहतास में जाएंगे, पटना के आउटर में जैसे पाटलिपुत्र लोकसभा वगैरह में जाएंगे, तो यहाँ ये वोटर बीएसपी को देता है। लेकिन जैसे आप मुंगेर साइड जाएंगे, वो जो एरिया है उधर कांग्रेस और राजद को भी मिलता है। हम्म। तो ये जिधर के हैं राजेश कुमार जी, वो राजद का कोर ग्रुप का था। अच्छा। ठीक है, ये हम्म। बात समझ लीजिए। तो हो क्या रहा है, आप और दलित अखिलेश मुस्लिम, अखिलेश सिंह बाई कास्ट कौन थे? अखिलेश सिंह? अखिलेश सिंह तो भूमिहार है, हम्म। तो उनके जगह पे कन्हैया को नेतृत्व दिया जा रहा है ना। बात यह है सर, देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या कन्हैया कुमार को आगे रख के ये अलग बैटल जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें आग में घी डालने के लिए राहुल गांधी आए थे या नहीं? वो आए थे, क्योंकि राजद का तो कोई कार्यकर्ता, राजद का कोई भी नेता उस सभा में इनवाइट नहीं था। अच्छा, ये अगर संविधान को बचाने की बात थी तो क्या राजद संविधान के अगेंस्ट में है? आपके गठबंधन के कोई घटक दल नहीं है, लेफ्ट भी नहीं है, मुकेश सहनी भी नहीं है। यानी आप, क्या एक नया इक्वेशन हो सकता है? देखिए, मैं आप अभी हाइपोथेटिकल लोग कहेंगे, नहीं, लेकिन वो जो जो मैं कह रहा कार्यक्रम हूं। बेगूसराय के रोड शो के बाद जो कार्यक्रम वहां पे हुआ है पटना में, हम्म। जिसमें हम्म।
मैंने आपको बता रहा था अभी कि वो कुछ अच्छे वक्ता भी बोल रहे थे, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। वो तो कार्यक्रम कुछ लगा, कुछ शायद दलित समाज का था, कोई कौन सा समाज के नहीं नाम, नहीं नहीं नहीं, बात तो संविधान तो को दलितों का बचाने की ही था थी। मुझे तो। हाँ, फिर दलितों के नाम पर हो गई। जो इनविटेशन भेजा गया था वो संविधान बचाने के नाम पे भेजा गया था। ये मैं क्लियर कर दूं। अब देखिए, यहां पर बात इतनी सी है कि जो परिस्थिति है, क्या कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर अछूत हैं? अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, बिल्कुल नहीं। हम इस बात को थोड़ा समझें। प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो सेकुलरिज्म और मुसलमानों के प्रति जिनका झुकाव है, कांग्रेस का भी झुकाव है। तो कांग्रेस, वो भी दलित राजनीति कर रहे हैं, दलित और मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी, उनका भी जो पहला जो उन्होंने चुना, वो दलित समाज का आईएफएस चुना, अध्यक्ष जो चुना जनसुराज का, और हाथ उठा के सबको बताया, देखिए भैया ये भी है दलित समाज से, बहुत बड़े आईएफएस रहे हैं, अलग अलग देशों में इनका कार्य करने का स्टाइल है। तो एक जो ये बन रहा है, क्या हम चुनाव आते आते एक नया अलायंस भी बिहार में देख सकते हैं क्या, जो कांग्रेस और जनसुराज का हो? क्योंकि मैं नहीं मानता कि कांग्रेस इस परिस्थिति में है सर, जो 243 सीट पर लड़ सके। और सत्य तो यह है कि आज के संदर्भ में प्रशांत किशोर भी 243 सीट पर नहीं लड़ सके, ये दोनों नहीं लड़ सकते। लेकिन इन दोनों का हाँ, अलायंस तो होगा तो। दो चीजें हैं, लड़ना और जीतना। प्रशांत किशोर तो इसी तरह से चल रहे हैं कि 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने शुरुआत के दौर में ही कांग्रेस से समझौता किया, तो हम्म तो उनकी जो आइडियोलॉजिकल डिफीट है उनकी, वो ये तो आइडियोलॉजिकल डिफीट हो जाएगी। फिर तो वही मैं बात हो जाएगी जैसे कि अरविंद केजरीवाल सीएम बन गए थे कांग्रेस के सहयोग से, फिर तो वही बात हो जाएगी। मुझे ये नहीं लगता, मैं इस बात को तो खैर अभी मुझे नहीं हजम हो रही कि आपको प्रशांत किशोर और 2013 में कांग्रेस के यकीन था? नहीं प्रशांत नहीं किशोर सर, और हर कांग्रेस के बीच में चुनाव पूर्व कोई गठबंधन होगा, चुनाव के बाद कुछ हो जाए तो संभावना है, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रशांत किशोर ये इस बात, चुनाव को लड़ेंगे अगर किसी के साथ मिलकर, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा उनमें दूसरी पार्टियों में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन इस वक्त जो वर्तमान में परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, मैंने उस परिस्थिति के हिसाब से कहा कि ये एक फॉर्मूला हो सकता है हम फ्यूचर में देखें। देखिए 2013 में जब पहला चुनाव केजरीवाल लड़ रहा था, तो हमने आपने किसी ने नहीं सोचा था कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेगा। तो चुनाव के बाद, राजनीति में चुनाव के बाद बिल्कुल चुनाव, अलायंस भी कह सकते हो, उसे कांग्रेस ने सपोर्ट दिया था। नहीं बिल्कुल बिल्कुल चुनाव के बाद ही इस लोकसभा में तो हो ही गया था ना। तो वो मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी असंभव तो नहीं है। इस वक्त जिस प्रकार से परिस्थितियां बन रही है, वो राजद और कांग्रेस के बीच अब दूरी तल्खी में बदल रही है ना। पहले दूरी बन रही थी, और अब इस दूरी को कांग्रेस बढ़ा रही है। देखिए राजद अगर बढ़ाती तो मैं कहता कि राजद की तरफ से गलती राजद है। की तलखी की बात आप लोग बार बार करते हैं, बिहार के सभी पत्रकार ये बात करते हैं। मैंने कुछ चैनल्स पर देखा, बड़े बड़े पत्रकार बिहार के, पटना के, जो इंडियन एक्सप्रेस के और पता नहीं ब्यूरो चीफ वगैरह, वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन वो तलखी नजर कैसे आई इन लोगों को? मुझे तो कहीं कोई ऐसी प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन लालू फैमिली की तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा है। तलखी लोग देख रहे हैं, या उस तलखी को जानबूझकर दिखाने की कोशिश की जा रही है? भी कोई कुछ कहा है क्या किसी ने, या राहुल गांधी नहीं की मैं, इस यात्रा को लेकर कोई ऐसा हाँ हाँ इफेक्ट, कोई हाँ, कोई बयान नहीं आया मैं किसी का? मैं इसका उत्तर देता हूँ। एक 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 ट्विटर हैंडल है जो आरजेडी आईटी सेल की जानी मानी नाम है, अनारकली ऑफ आरा, प्रियंका देशमुख। आप तो ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं मेरे साथ। उन्होंने कन्हैया कुमार पर डायरेक्ट अटैक किया था, क्या? डायरेक्ट अटैक किया था। और इनफैक्ट पूरी सोशल मीडिया इस वक्त आरजेडी की, वो कन्हैया कुमार को अटैक कर रही है। और कन्हैया कुमार ने कुछ दिन पहले क्या कहा था कि लोगों को अपने बेटों का भविष्य बनाना है, हम बिहार के बच्चों का भविष्य बनाने आए। तो किसके ऊपर अटैक था आप बताइए, किसके हाँ, बेटे इस नहीं, वक्त एक्टिव मैं ये पॉलिटिक्स में? कह रहा हूं कि ये तो कांग्रेस का अटैक हुआ ना। तो राजद कांग्रेस की की तरफ आईटी से से तो देखिए, तेजस्वी का मैंने तेजस्वी कोई यादव बयान नहीं क्यों सुना, करेंगे? ना तेज प्रताप का, ना लालू का, किसी का कुछ सुना नहीं है अभी, नहीं नहीं, या देखिए भारती का। कैसे सुने, कैसे सुनेंगे आप? अटैक तो उसका आईटी सेल ऑलरेडी कर रहा है, वो क्यों करेगा? वो जो पॉलिटिशियन है, ये लोग क्यों करेंगे डायरेक्ट? क्योंकि राहुल गांधी ने भी तो डायरेक्ट अभी राजद लालू जी भी या तेजस्वी पर अटैक नहीं किया है ना। अटैक तो डायरेक्ट कहीं से भी टॉप मोस्ट लीडरशिप की तरफ से हो नहीं रहा है। लेकिन नीचे के कार्यकर्ता इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो देख पा रहे हैं चीजें कहां जा रही। ये अब अलायंस अगर हो भी जाएगा ना, तो ये तलखी बनी। एक बात मैं बड़ी बात कह के जा रहा हूं, ये अलायंस अगर कांग्रेस के साथ बाद में हो भी जाता है, मान लीजिए कांग्रेस 40 सीट पर मान भी जाती है, तब भी अब ये वाली तलखी बनी रहेगी।
दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस क्यों अकेले जाना चाहती है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव के बाद से ही ये मूड में है, लगातार इस बात को कह रहा हूं, सिर्फ बिहार की बात नहीं, वो बंगाल में भी अकेले जाएगी, वो उड़ीसा में भी अकेले जाएगी, वो बिहार में। और ये उसका कारण यह है कि कांग्रेस को लगता है कि हम 140 सीटों पर आगे होते तो हम सरकार बना लिए होते, और 140 सीट पर हमको जाना है तो हमको यूपी में, बिहार में, बंगाल में स्वतः पुनः अपने आप को खड़ा करना होगा, इन रीजनल पार्टी से ऊपर उठना होगा, और हमारे पास तो यही वो एकमात्र लोकसभा चारा है। चुनाव के निमित्त हम बात कर रहे, वो तो लोकसभा चुनाव की बात होगी अगर उसकी बात करें। नहीं 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 नहीं, मैं देखिए मैं कह रहा हूं उनका प्लान ये है कि हम हार जाएंगे चुनाव, यही होगा ना। दिल्ली में हार गए तो क्या हुआ, हम तो पहले बार फिर जा रहे हैं, लेकिन हमारा कैडर तो बढ़ेगा, हमारा वोट तो बढ़ेगा, हम एक एक स्पेस क्रिएट करने में तो कामयाब होंगे ना। उनका उनका मन ये है इस वक्त, हर सर, कि अगर वो 243 सीट पर लड़ेंगे तो लोग जुड़ेंगे ना कांग्रेस से। कांग्रेस से लोग जुड़ेंगे, जो चुनाव होगा ठीक है, उसको हर कैंडिडेट को 1500, 1000, 5000, 10,000, कुछ जगहों पर विनिंग जैसा चीज भी होगा, लेकिन एवरेज तो वो कैडर तो जुड़ेगा ना। कांग्रेस तो रिवाइव होगी, हमको तो कांग्रेस को रिवाइव करना है, हमारा कोई मतलब नहीं नहीं, है हमको इस स्तर। तो ये बताइए कि अकेले चुनाव लड़के बिहार में कैसे कांग्रेस रिवाइव हो रही है, ये बताओ हमें तो आप। देखिए उनका मानना है कि हम दलित पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स तो तो कर ही रहे याद हैं, होगा कि तो यूपी में भी अकेले लड़ी थी कांग्रेस इस बार 2022 में, जब प्रियंका गांधी प्रभारी थी, सारी सीटों पर लड़ी थी, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, खाता भी नहीं खुला। तो वो आराधना मिश्रा तो वो जीती थी, प्रमोद तिवारी की लड़की, वो तो अपने दम पे जीती थी, वो हर बार जीत तो जाती। सहारनपुर के एमपी तो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़े तभी हमारा कैडर बढ़ा, और अब जाकर के हम समाजवादी पार्टी को हेल्प कर पाए हैं, और समाजवादी पार्टी और हमारी गठबंधन इसी वजह से जीती है। अरे वो वो तो तो सहारनपुर के एमपी तो यही। सहारनपुर का एमपी तो ऐसे इसलिए कहता है ये बात क्योंकि समाजवादी पार्टी वालों ने से लतिया दिया था, उसे टिकट नहीं दिया था विधानसभा में। वो तो नहीं इसलिए बिल्कुल कहता है, बिल्कुल। उसका तो पर्सनल एजेंडा है, वो कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, तो उसका यहाँ ज्यादा किसका एजेंडा है, पर्सनल उसी से एजेंडा नहीं पर्सनल है? एजेंडा है। नहीं नहीं हर्षद, तो यहाँ पर किसका पर्सनल एजेंडा नहीं है? राजेश कुमार जी का पर्सनल एजेंडा नहीं है, कन्हैया कुमार का पर्सनल एजेंडा नहीं है, पप्पू यादव का पर्सनल एजेंडा नहीं है। बिहार कांग्रेस में वो कहने को निर्दलीय जीता, लेकिन वो अभी भी कहता है हम तो कांग्रेस में हैं। किसका पर्सनल एजेंडा नहीं है, तो मुझे आप मैं ये यही बताइए ना। चीज तो डिकोड करना चाहता हूं कि आखिरकार कांग्रेस का प्लान है क्या, ये मुझे बताइए अभी। अभी कांग्रेस कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का पहला प्लान तो यही है कि हम राजद को मजबूर करें, हम अपनी शक्ति दिखाएंगे इस यात्रा के बहाने, कि हमको वापस 70 सीटें तो तुम दो ही दो। इसका कारण यह है कि जैसे मैंने कहा कि मुकेश सहनी के एंट्री के बाद बहुत असहज महसूस कर रही है कांग्रेस, और दिक्कत यह है कि राजद कन्हैया कुमार के कारण असहज महसूस करती है। आपको याद होगा लोकसभा में मैंने आपको सबसे पहले इसी चैनल पर ब्रेक किया था कि उनको बेगूसराय से हटा के कांग्रेस में कोई बड़ा पद दिया जाएगा, बाद में वो दिल्ली में एनएसयूआई के ये बन गया। हम्म। तो अभी कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद यादव बिल्कुल नहीं चाहेगा ना कि बिहार में वो पंख फैलाए, और वो फिर से बेगूसराय में तैयारी कर रहा है, और जिस विधानसभा को संभवतः चुनेगा, मैं बहुत श्योर हूं कि क्या कन्हैया कुमार। मुझे ये भी चीज हजम नहीं होती कि कन्हैया क्या? कुमार के आने से लालू प्रसाद यादव परेशान क्यों हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। देखिए अगर इसी ना महागठबंधन तो वो में। यादव है कि भाई पप्पू यादव की तरह उनका नुकसान करेगा, ना कोई ऐसा वो है कि भाई मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन जाएगा, ये सब चीजें तो कुछ है नहीं, दम नहीं है। फिर राजद दम है, कन्हैया दम है परेशानी है। तेजस्वी वर्सेस कन्हैया में। देखिए ये बात आप माने ना माने, हम्म। कन्हैया कुमार को आप जिस दृष्टिकोण से देखें, लेकिन कन्हैया कुमार एक विशुद्ध पूर्वांचल में शब्द यूज करता है, बकैती। कन्हैया कुमार बिना कोई चीज देखे 2 घंटे तक माइक पे विशुद्ध बकैती कर सकता है। भाई तो जेएनयू वो वालों कुछ भी बोल। जेएनयू वालों हाँ का वो कुछ। डीएनए कोड है तो हाँ है ना, ये तो आप मानेंगे ना। तेजस्वी यादव नहीं कर सकते। कन्हैया कुमार इंटरैक्ट करता है लोगों से, वो भले ही झूठ बोले, वो बोले भले ही बोले कि रोड इसलिए बन रहा है कि आपका बिहार का पानी लेना चाहते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा इस बिहार में ऐसे लोग हैं जो इस बात को सत्य मान लेंगे कि हाँ मोदी इसीलिए कर रहा है कि पानी यहां से लेके जाएगा। बड़ी बात यह नहीं है कि कन्हैया कुमार ने क्या बोला, बड़ी बात यह है कि अगर रवीश कुमार हो या ध्रुव राठी हो, उसने बोला कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो इसी बिहार में ऐसा, और ये नहीं कह रहा हूं कि 1-2%, ऐसे 20-30% लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ ईवीएम हैक होता है, मोदी जी ईवीएम हैक करते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं।
सभी जगह तो मिल उसका जाएंगे फूल। प्रभाव तो है जी, उसका प्रभाव है। अच्छा चलिए, थोड़ी सी प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। प्रशांत किशोर जी। का कहना है कि एनडीए, मतलब आने वाले चुनाव को लेके एनडीए को बिहार में ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है और हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। साथ ही साथ अंडर उन्होंने एस्टिमेट। कहा कि चार नेताओं ने पिछले कुछ दशकों में यहाँ की राजनीति को डोमिनेट किया। नीतीश कुमार लालू, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, ये चार लोग रहे, दो इनमें दुनिया में नहीं रहे। बस हम्म। नीतीश कुमार और लालू इस समय कुछ करने के लायक बचे नहीं हैं। दूसरे, वक्त को लेकर दोनों एक्सपोज हो गए। हम्म। लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं बोल पाए और नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल पाए। वक्त को लेकर कुछ नहीं इनका अपनी तरफ से रिएक्शन है। तो उनका कहना है कि हम्म। हमारे साथ जाने के अलावा बिहार के मुसलमानों के पास कोई विकल्प बचता नहीं है। हम्म। और कन्हैया कुमार की यात्रा पर उन्होंने कहा कि इसका कोई इफेक्ट ग्राउंड लेवल पर नहीं है, जो कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहा है। ये बात तो राजद, बीजेपी, एनडीए सभी लोग कह ही रहे हैं कि कन्हैया कुमार का कोई प्रभाव नहीं है, और आप और हम भी स्वीकार कर रहे हैं, इसमें तो नहीं, उन्होंने ये मैं कोई इसलिए टोक कह मारा रहा हूँ नहीं। कि प्रशांत किशोर की इन बातों से ये तो स्पष्ट होता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं, जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो किसी की तरफ भी इंक्लाइन नहीं है, कि वो किसी की तरफ उनका कोई ठीक। झुकाव नहीं है। वो अपने नहीं आप में ठीक, एक न्यूट्रल एंटिटी है। लेकिन ये जो डोमिनेशन वाली बात बोली कि दो चले गए और उनका डोमिनेशन खत्म हो गया, अब दूसरे लोग डोमिनेट करते हैं, तो आज पासवान समाज की वोट नहीं नहीं, शेयर किसके तरफ उन्होंने ये नहीं जाएगी? कहा। उन्होंने कहा कि लीडर चले गए। उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि चिराग पासवान ओनली लीडर है जिसने अपने दम पे अपनी पार्टी में अपनी पहचान बनाई है। ये तारीफ की है राइट। पासवान की। ठीक। उन्होंने कहा कि लेकिन चिराग पासवान। उन्होंने ये भी अब कहा कि रुकिए। तेजस्वी की पहचान जो है वो सिर्फ इस वजह से है कि वो लालू का बेटा है। इसके अलावा तेजस्वी को कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए किसी भी चीज का। देखिए, मैं तेजस्वी यादव का कोई समर्थक नहीं हूं, पर यह पॉलिटिकली इनकरेक्ट बयान है, इमेच्योर बयान है कि बिहार का यदुमुल्ला उसको कहते हैं जो राजद का ही समर्थक हो और मौलवी की तरह बिहेव करता हो। मैं पहले ही बता दूं, यादव समाज की तरफ मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो बिहार का जो यदुमुल्ला समाज है, वो तेजस्वी को ही अपना नेता मानता है, तेजस्वी के ही नेतृत्व में वो बिहार की सरकार को देखना, और ये जैसे बहुत यूपी बड़ा में तबका अखिलेश है। यादव है, मतलब अखिलेश यादव। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा तबका है। तो आप कहने को कुछ भी कहिए कि वो लालू यादव के बेटे हैं, लेकिन उस समाज ने मान रखा है कि वो हमारा नेता है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, फिर तो भी वो लालू मान वाली चुका है कि ये लीगेसी वो ऑलरेडी फॉरवर्ड हो चुकी है तेजस्वी को। बिल्कुल बिल्कुल फॉरवर्ड हो चुकी है। इसमें कोई किंतु परंतु सवाल मत रखिएगा। और ये मैं बता दूं कि ये चुनाव तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसी का उनके लिए है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, बिहार में उनके लिए ये सब बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस बार हमारा नेता सीएम बनेगा या नहीं बनेगा। उसके ऊपर ये लोग सब कहते हैं कि मुस्लिम वोट बटेगा बटेगा। मुस्लिम वोटर इतना बेवकूफ है, वो नहीं देख रहा है कि हमारे ही वोट के बटने की बात हो रही है। ओवैसी के 5-6 सीटों को छोड़ दें तो मैं अभी भी बहुत श्योर हूं कि बहुत अधिक डेंट नहीं लगेगा। वो देखिए, 10% तो डेंट लगा ही रहता है। बिहार में बहुत पलायन है। सुनिए, एक सच्चाई है। बिहार में सीमांचल का मुसलमान यहां से बेंगलोर जाता है, हैदराबाद जाता है, और वापस जब लौट के आता है तो कहां से आया हो, तो ये नहीं कहता कि मैं हैदराबाद से हूं, कह रहा मेरी वापसी निजाम से हुई है। इस बात को समझिएगा सर। तो वो इसीलिए मैंने हैदराबाद का ऑप्शन ऑप्शन आपको दिया। हम्म। दूसरी बात, अब चूंकि एक पलायन बहुत ज्यादा है, तो सारे मुसलमान तो आ नहीं सकते, वोट नहीं कर सकते। अगर बिहार चुनाव में सलमा के भेष में, बुरके में नगमा ने वोट नहीं किया या नहीं कर पाई, तब बिहार में जो 70-80% जितना मुस्लिम विद्यमान है, उसमें से 6-7% को छोड़ के बहुत अधिक राजद और महागठबंधन से नहीं टूटेगा, वो उसी को वोट करेगा। ये एकदम क्लियर मानिए। असदुद्दीन ओवैसी अब का जो शायद आपने वो आपकी अदालत में आए हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो एपिसोड सबको देखना चाहिए। बड़ा लाजवाब जी। बोले और बोलते, इसमें कोई शक नहीं है कि जानकारी का पूरा भंडार है असदुद्दीन ओवैसी के। उन्होंने ये कहा कि जब मैं सीमांचल में अपने प्रत्याशी उतार रहा था तो लालू प्रसाद यादव लगातार मेरे पास फोन कर रहे थे कि ये अपने 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 कैंडिडेट मुझे दे दो, मुझे दे दो। मैंने मना कर दिया, मैं उनके फोन ही नहीं उठा रहा था। उनका फोन आता था मैं उठाता नहीं था, घंटी बजती रहती थी, मैंने उनका फोन ही नहीं उठाया। और बाद में जो है उन्होंने हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया, तेजस्वी यादव ने। सही बात। हाँ, तो सही उन्होंने बात। कहा कि मुझे कहते हैं कि मैं वोट बांटता हूँ, वोट काटता हूँ। वोट काटने की पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो कर ही रहे, वो तो कर ही रहे। देखिए, हर एक जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर और मुसलमानों का रहनुमा बोलता है, वो वैसी से डरता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
और दूसरी बात जो आपने कही कि ओवैसी एक शानदार वक्ता है, वो मुसलमानों का पक्ष जैसे भी रखे, हमें पर्सनली जैसा भी बुरा लगे, लेकिन उनका पक्ष वो एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान का पक्ष बहुत अच्छे से रखता है, इसमें कोई बढ़िया। संदेह नहीं। और बिहार में सीमांचल की जनता इसीलिए कहती है कि निजाम आया है। आप ये मत कहिए कि असदुद्दीन ओवैसी आया है, इस फर्क को समझिए सर, निजाम आया है। वो जब सीमांचल के मुसलमान ये बात कहने लगे तो फर्क है सर। इस फर्क को हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। अब इसके बाद प्रशांत किशोर किसका वोट किधर काटेंगे, तो हम जब ग्राउंड पर जाएंगे तभी पिक्चर पता चलेगा। तो प्रशांत किशोर के दावे भी मुझे बहुत अधिक खोखले लगते हैं, और पता नहीं क्यों मैं उनको जब भी कनेक्ट करता हूं तो मुझे दिल्ली के एक नेता की याद आ ही जाती है। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन बुरा दिल्ली के मानने नेता वाली से। बात नहीं, आप ये बात मैंने पहले कही थी कि मुझे वो दूसरे केजरीवाल ही नजर आते हैं, और मुझे तो उनका खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आता। पता नहीं, मैं नहीं जानता इसमें कितनी मेरा ये। भी मानना है कि अगर 1-2 सीट जीत गए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन अगर 6-7% वोट आ भी जाता है तो वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होता है सर। याद कीजिए, चिराग पासवान को 8% वोट आए थे लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन बसपा का 3% वोट है, लेकिन 3% जहां पर है वो इंटैक्ट है, और वो सीटों में हर बार कन्वर्ट होता है। बिहार से 20 मुसलमानों को टिकट दिया नीतीश ने, एक भी नहीं जीता। और जो जमा खान जीते थे वो बीएसपी से जीते थे, उनको ला करके उनको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया। ये बात नोट करने वाली है। तो नीतीश कुमार का भी, या फिर जो वर्तमान में जदयू है, उसका मुसलमानों से मोह भंग यूं ही नहीं हुआ है। वो देख रहा है कि मैं जैसे ही बीजेपी के साथ हूं, ये देते नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 80 कर रहा है, हम भी 80% की पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन अलग ढंग से करेंगे। बीजेपी को पिच पे चलने देंगे और खुलेआम हो जाने दीजिए चुनाव। ये तो होने वाला है बिहार में। आखिरी सवाल फिर राहुल गांधी पे ही आते हैं। राहुल गांधी से हमने शुरू किया था। राहुल गांधी ने जो ये बात कही है कि आप आईटी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी बड़ी बिजनेस क्लास में चले जाइए, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के मालिक और सीईओ सारे के सारे अपर कास्ट के हैं। कोई भी, हालांकि उन्होंने अपर कास्ट शब्द बोला नहीं है, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि आप में से नहीं है। राहुल गांधी थोड़ा चीजों को घुमा के बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अपर कास्ट इस बात को नहीं समझ रहा है कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि वो अपर कास्ट के खिलाफ एक अपना जंग शुरू करेगी? कि जो नहीं वो पहले क्या होता था कि ये कहा जाता था कि 90 के दशक में कि बीजेपी बढ़िया बामनों की पार्टी है। हमारे यूपी में, दिल्ली में, इधर सब यही कहते थे कि ये बढ़िया बामनों की पार्टी है। तो क्या राहुल गांधी उस चीज को समझ के कोशिश कर रहे हैं कि अपर कास्ट को तो बिल्कुल छोड़ ही दो, उसे हमें टारगेट ही नहीं करना है, केवल दलित, बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम्स, इनको टारगेट करना? तो ऐसे में अपर कास्ट को भी कुछ अपना स्टैंड लेना चाहिए नहीं, खासतौर से बिहार के चुनाव में जहां जातीय राजनीति बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। नहीं, वो तो लेगा ही, वो तो स्टैंड लेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये पॉलिटिक्स कॉइन का दूसरा हिस्सा है। लिटरली बीजेपी ने भी मुसलमानों को ऐसे ही छोड़ रखा है। वो मानती है कि मुसलमान तो हमें वोट देगा नहीं, तो मैंने हिंदू कौन से बीजेपी ने तो लेंगे। पूरी कोशिश की है उन्हें साथ लाने की, वो आए ही नहीं, नहीं। मोदी जी ने तो वो खूब नहीं कोशिश है। की 2024 से हम पहले। नहीं वो नहीं, गाते मोदी और वो अपनी बेटी मिस्टेक जा है। रहे हैं, वो तो कोशिश पूरी की उन्होंने। लेकिन अब नहीं उन्हें नहीं, रियलाइज हो गया कि भाई ये नहीं आएंगे आपके साथ। ये नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार से कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है कि इन दिनों ये नहीं किया था, पहले वो ऐसे नहीं बोलते थे। 2024 से ये चीजें बदली हैं, और उसके बाद अब वो, उनका मानना है कि ये नहीं आएंगे हमारे साथ, ये छोड़ देंगे। पर कांग्रेस की विडंबना कहाँ है? कांग्रेस का जो पूरा सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल गांधी और इनको माइनस होकर सारे सवर्ण भरे हैं, सारे सवर्ण हैं। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में प्रमोद तिवारी की ही तो बिटिया जीती ना। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कांग्रेस को फाइनली लास्ट नेल इन कॉफिन, वो जो मंडल 2 लाना चाहते हैं, ये बात भूल गए कि अब पासवानों का अपना नेता है, अब कुर्मी का अपना नेता है, यादव का अपना नेता है। हम्म। इसको एक कोई पार्टी हाईजैक कर ले, ये संभव नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, सोहेल देव समाज का भी एक नेता हो गया ना। वो बिल्कुल। ठीक है, जितना ही राजभर का वोट हो, लेकिन वहां कुछ तो तो वोट आ ही गया। मौर्याज भी हैं, सबके अपने नेता हैं। अनुप्रिया पटेल अरे है भैया, कुर्मी की। अब नोनिया समाज से लेकर के, नोनिया चौहान से लेकर के सबके नेता है, मल्लाह के नेता हैं। किसके नेता नहीं है? कुर्मी समाज के अनुप्रिया पटेल और उनकी बहन पल्लवी पटेल रिप्रेजेंट करती है। तो वो जो लाना चाहते हैं,
ये एक थका हुआ प्रोसेस है, जो कि आउटडेटेड प्रोसेस है, जिसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन खैर, उनका प्रयास रंग लाएगा। और आपने कहा कि राहुल गांधी के प्रचार प्रसार इंपैक्ट नहीं करते, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी का वो एसेट है जो उसके प्रचार प्रसार में बहुत काम आते हैं। राहुल गांधी अगर बोलना इस प्रकार की बातें बंद कर लेंगे तो संभवतः कांग्रेस रिवाइव हो सकती है। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी की इस प्रकार की रैलियां बिहार में और हर जगह देश में हो, ताकि इस देश का हिंदू वापस एकजुट हो। और तो मैं मानता हूं कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक मोदी नहीं, योगी नहीं, राहुल गांधी ही है। नहीं, ये तो बिल्कुल बात आपने सही कही कि राहुल गांधी जो है वो सेल्फ गोल करते हैं, और कल भी उन्होंने बड़ा सेल्फ गोल किया है। हालांकि दिल्ली के मीडिया में जो उसकी कवरेज है उसको इस तरीके से नहीं दिखाया गया है। और मेरा तो मानना है कि अगर मैं उसकी रिपोर्टिंग कर रहा होता तो मैं निश्चित रूप से हेडिंग ये लगाता कि कांग्रेस को अपर अपर कास्ट नहीं चाहिए। राहुल गांधी का स्पष्ट इस तरीके बिल्कुल, की हेडिंग लगाता। लेकिन क्या है बिल्कुल। कि मीडिया जो है उस तरीके से, एक एक मीडिया का सेक्शन भी ऐसा है दिल्ली में जो अभी भी राहुल गांधी में उम्मीद की किरण देखते हैं। या डरा बहरहाल, हुआ है। आपसे बातचीत हुई, बढ़िया लगा। प्रशांत किशोर के बारे में अगली अगले एपिसोड में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं आपसे जी। नीतीश जी का हाल भी नहीं पूछ पाया, उनकी तबीयत कैसी है, उनका स्वस्थ है। ट्रीटमेंट वगैरह स्वस्थ। शुरू हुआ है या नहीं। लेकिन पता नहीं, मैं आज फिर अभिषेक जी इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं कि इस बार तमाम समीकरण मुझे ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। पता नहीं क्यों। अब प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के दिलीप जायसवाल चुनाव उनके नेतृत्व में कहते तो लड़ा जा कोई भी रहा नहीं है। है, कहा तो इन्होंने महाराष्ट्र में भी नहीं था लेकिन बना ना वहां पर, हाँ, उसी वो ठीक तरीके है, से लेकिन होगा। ये लाइन एक्चुअली राजद यूज कर रही है कि ऐसा करने का वो प्रयास कर रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि जब प्रदेश अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया, मनोहर लाल खट्टर आकर के क्लियर कर चुके हैं, और नेतृत्व में जब नीतीश के ही चुनाव होना है तो हो जाने देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द बहुत बहुत आपसे धन्यवाद फिर सर। मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।